न्यू चैप्टर स्टार्टेड 10th स्टैंडर्ड। अपना एक चैप्टर बीच में रह गया था, जिस चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है गोवा जैसा मैंने देखा। अपन कोई भी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें देखते हैं। वो जितने लोग भी साथ में गए होते हैं, वहाँ से आने के बाद में जब हम बात करते हैं उसके बारे में कि वो कैसा था, प्लेस कैसा था, मज़ा आया, ये किया वो किया, तो वो सारी चीज़ें मेमोरेबल होती हैं, मतलब याद रहती हैं, हमें यादगार पल होते हैं, क्योंकि वो कभी कभी होते हैं। और जो प्रोसेस हम डेली करते वो हमें याद नहीं होता है। इसलिए इस चैप्टर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन किया गया है, ये चीज़ बताई गई है जो किसी की याद है, जो वो वहाँ पे गया था, देखा था, जो उसके साथ हो चुका है। जैसे आप पिकनिक जाते हैं, पिकनिक में बहुत सारा एंजॉय किया, बस में बैठे, अजय सर ने आपको एंजॉयमेंट कराया, गेम खिलाया और बहुत सारे अंताक्षरी वगैरह हुई, गाना हुआ और ऐसे लाइक दैट बहुत सारी चीज़ें हुई। मैंने कराया या आशीष सर ने कराया या आपके जो भी सर है मार्शल सर ने कराया या आपके अभ्यास सर वाले हैं, अभ्यास ट्यूटोरियल वाले सर है, आयुष सर है, उसने करवाया या पवार सर ने कराया या जो भी आप क्लासेस के बच्चे आप देख रहे हो, जिसने भी आपको एंजॉयमेंट करवाया बस में, वो याद रहेगा। वहाँ पे गए, पानी में कूदे, वो याद रहेगा। खाना खाते टाइम पे किसी के प्लेट गिर गया या कुछ हो गया, वो याद रहेगा। किसी को चोट लग गई, वो याद रहेगा। सारे पल याद रहेंगे। और क्लास में आने के बाद में 2-3 दिन तक वही बात चलती है और उसके सामने हम जानबूझकर करते हैं जो नहीं गए होते हैं। मज़ा आया ना, पिकनिक अच्छा था, हमें ना बहुत अच्छा लगा। अरे ये सब बातें करके उसको जलाओ मत यार। फिर भी ये सारी चीज़ हम बात करते हैं क्योंकि वो मैंने ऐसा देखा था, जैसा मैंने देखा था। जैसे यहाँ पे गोवा की जिक्र है, गोवा एक शहर है जो कि जैसा मैंने देखा था वैसा मैं बता रहा हूँ। मतलब जिस इंसान को जैसे रूप में जो चीज़ दिखता है वो उसी के रूप में वो चीज़ वैसे ही बताता है। लाइक अगर आपके पास दृष्टि है, आँख, तो आप वो चीज़ देख लोगे जो दिख रही है। लेकिन आपके पास दृष्टिकोण है, देखने का नज़रिया है, तो आप बहुत कुछ देख सकते हो। आप याद करो उस दिन कभी गए होगे ना खाड़ी वगैरह पे, मरीन ड्राइव, बैंशन, कहीं गए होगे, वहाँ पे देखो ना बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। वो आपको सुंदरता वो नहीं है जो आप देख रहे हो, वो बैठे होते हैं गले में ऐसा करके बैठे। अरे वो सब नहीं चलता भाई। वो वहाँ पे जाने के बाद में अगर आपके पास दृष्टिकोण है ना, तो आप वहाँ की आबो हवा, वहाँ की सुंदरता, पानी का बहना, हल्का हवा चलना, चिड़िया की चहचहाहट, ये सारी चीज़ आपको दिखेंगी, सुंदरता दिखेगी। ये दुनिया कितनी रंगीन है, कितनी खूबसूरत है वो दिखेगी। ये प्रकृति कितना सुंदर है ये दिखेगा। और इसी का नाम है दृष्टिकोण। जैसा मैंने देखा, जैसा आपको दिखेगा वैसे ही आप बताओगे। एक रामचरितमानस की बात है कि अयोध्या में जब राम जी गए, तो राम जी जा रहे हैं और राम जी को देखकर जैसे सब लोग सोच के रखे थे मन में अपने भावना, क्या सोच के रखे थे, ये मुझे पति के रूप में दिखे, ये मुझे पिता के रूप में दिखे, ये मुझे भगवान के रूप में दिखे, ये मुझे सारथी के रूप में दिखे, ये मेरे बच्चे के रूप में दिखे, पुत्र के रूप में, जैसा जिसकी भावना थी उसको वैसे ही दिख रहे थे भगवान श्री राम। इसके लिए कहा गया है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिह देखी तैसी। आगे और एक छोटी सी बात बता दूं, कभी कभी आपको आसमान में, आपके छत पे, आपके सीलिंग पे आपको कुछ दिखता है, चेहरा बना हुआ दिखता है। अरे मेरे को दिख रहा है, तेरे को दिख रहा है क्या? ये नहीं दिखता। क्यों? तुम्हारी भावना वैसी है तो तुम्हें वो चीज़ दिख रहा है, नज़र आ रहा है। तो जैसा मैंने देखा उसी के ऊपर हम थोड़ा पढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते। इसको लिखा है विनय शर्मा जी ने। तो गोवा, आप पाठ परिचय जो भी है वो पढ़ लेते थोड़ा सा। आ जाओ गद्य संबंधी। प्रस्तुत यात्रा वर्णन, ये क्या है? यात्रा किया गया है और यात्रा वर्णन में के माध्यम से लेखक ने गोवा के सुंदर समुद्री किनारों का, है ना, समुद्री किनारा, बैंक, वहाँ की जीवन शैली, लोग कैसे रहते हैं, कितना फ्रैंकली रहते हैं, किससे कैसे बात करते हैं, त्यौहार आदि का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। मन को रम जाए, मन उसमें लग जाए, वाओ गोवा जाना चाहिए, मनोरम, जो मन को भा ले। ठीक है, चले आ जाइए चैप्टर पे। गोवा, यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगित हो उठता है, तरंगमय। आहा, मजा आ गया, गोवा जाना है।
और हो भी क्यों ना, यहाँ की प्रकृति, आबोहवा और जीवन शैली आकर्षण ही है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। जो यात्री होते हैं वो खुद ब खुद खींचे चले आते हैं घूमने के लिए। कहाँ पे? गोवा में। आपने सुना होगा एक मूवी है बॉम्बे टू गोवा, तो खींचे चले जाते भाई गोवा जब जा रहे होते हैं, क्योंकि सब अपनी ज़िंदगी से परेशान होते हैं थोड़ा थोड़ा, तो गोवा जा रहे होते हैं। अच्छा, देश के एक कोने में स्थित है, ये बावजूद एक छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। हर यात्री के दिल की धड़कन है गोवा। सब शहर गए और गोवा नहीं गए ना मतलब कुछ नहीं गए। बहुत मन में इच्छा होती है हम गोवा जाएंगे। याद है गोवा के मुख्यमंत्री मर गए भी, कुछ तो था, मनोहर पर्रिकर जी। एक बार क्या हुआ, मनोहर पर्रिकर जी स्कूटर से जा रहे थे और स्कॉर्पियो वाला साइड मार के गया उसको, तो आगे जाके रोकता है कि भाई साहब देख के चलाया करो, पता नहीं तुमको मैं कौन हूँ, मैं डीएम हूँ, डीएम का बेटा हूँ। तो मनोहर पर्रिकर जी उसके सामने आए और बोले, तुमको पता है बेटा, आपको पता है बेटा मैं कौन हूँ? मैं इस राज्य का सीएम हूँ। तो इतने सरल स्वभाव के थे। तो गोवा में ऐसे भी लोग हैं और थे, बहुत अच्छी बात है। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा पहुंचा। कौन? विनय शर्मा जी बता रहे हैं। खंडवा से मेरे साढ़ू भाई, साढ़ू पता है क्या होते हैं? एक बाप की दो लड़की है और दो लड़की में से एक की शादी सपोज मेरे साथ होगी, दूसरी तुम्हारे साथ हुई, तो तुम और मैं साढ़ू भाई हो गए। मतलब बीवी के जीजा साढ़ू भाई भी सपरिवार हमारे साथ शामिल कर गए। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मड़गांव रुकी तो सुबह का उजास हो गया था, थोड़ा सुबह होने लगता था, एक चेहरा दिखने लग जैसा ऐसा हो गया। एक टैक्सी ने हॉर्न ने मेरा ध्यान उसी की ओर खींचा। एक टैक्सी ने हॉर्न बजाया, उसकी तरफ हमारा ध्यान गया और हम फटाफट उसमें बैठ गए। बोलो सत्यनारायण देव की जय। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी, चलने लगी। शीतल हवा में झोंकों से मन प्रसन्न हो गया। वाह वाह वाह, क्या आनंद आ रहा है। यात्रा की सारी थकान मिट गई। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद होता है, यात्रा का, घूमने का। लॉन्ग ड्राइव पे चल, है ना, अपना ही आनंद होता है भाई लॉन्ग ड्राइव पे जाने का। जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं तो उनसे निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए अच्छा तरीका पर्यटन ही है। हम घूमने जाते हैं, पूरा सालों साल मेहनत करके पढ़ते हो आप लोग, देख लो आप लोग कई, और उसके बाद में क्या करते हो भैया, आप जाते हो कहाँ? सर पिकनिक चलो ना, एंजॉय करेंगे। क्यों? एग्ज़ाम आ रहा है बेटा, और एग्ज़ाम से जस्ट पहले पिकनिक जाते क्यों? माइंड फ्रेश होगा, पूरा साल जो पढ़ा वो रिकॉल होगा और अंदर अच्छी चीज़ जाएंगे। आओ अंदर जाओ, और एग्ज़ाम में बाहर आओ, है ना। तो बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताज़ा हो जाता है तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है जो उसको चाहिए होता है। कुछ देर बाद जब हमारी टैक्सी मड़गांव के 5 किलोमीटर दूरी, किमी मतलब होता है किलोमीटर दूरी, दक्षिण में स्थित कस्बा बेल्जियम एक रिसोर्ट में आकर रुकी। एक रिसोर्ट था बेनालियम, उसमें आकर रुकी। यह रिसोर्ट हमने पहले से बुक कर लिया था, इसलिए औपचारिक मतलब जो फॉर्मेलिटी है, खाना पूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने अपने शूट, जो भी शूट होता ना उसमें चले गए। अरे हम अपने अपने सूट पहनते ना, उसमें चले गए। इससे पहले कि हम अपने कमरे से बाहर निकले, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दूं। भाई बाहर निकलने से पहले याद रखना कुछ इंपॉर्टेंट बातें। दरअसल गोवा में 2 भागों में बटा हुआ है क्या राज्य, दक्षिण गोवा तथा उत्तर गोवा, 2 राज्य में बटा हुआ है, 2 भाग में। इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? पणजी। यह नदी काफ़ी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती, पूरा साल हमेशा भरी रहती पानी से। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यह मौसम में प्रायः उमस तथा हवा में नमी बनी, थोड़ा उमस भी रहती गर्मी और थोड़ा सा नमी भी बनी रहती हवा में। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में प्रायः उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे
शरीर चिपचिपाता रहता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं, मुंबई में बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है ना। इसके लिए एडवर्टाइजमेंट भी बहुत आते हैं मुंबई में, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा से भरपूर है, हरा भरा है। फिर भी धूप तो लगती है भाई, तीखी लगती है। यो तो गोवा अपने खूबसूरत सफ़ेद रेतीले टाँकों, तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी है। अपने संस्कृति भी हमें सिखाता है कि सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की संस्कृति क्या है, जो समेटे हुए है। आज तक वो संस्कृति गई नहीं, हमारे मन के अंदर अडिग है। अगर हम अपनी संस्कृति को भूल गए तो वापस रिकॉल कीजिए भाई साहब, कोरोना का माहौल चल रहा है, पुरानी संस्कृति की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। मित्रों, हाथ धो के खाना खाइए। मित्रों, चप्पल बाहर निकालिए। मित्रों, लाश को जलाइए। मित्रों, जलाने के बाद स्नान कीजिए। मित्रों, वैसे बहुत सारी चीज़ें जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बताए हम, और पुराने संस्कार वही आ रहे। पहले हमें लगता था ऐसा क्यों करे, ऐसा क्यों करे, अब हमें लगता है ऐसा करना उचित था। घंटी बजवाए, ताली बजवाए, थाली बजवाए, उससे रेस निकले, जो भी हुआ, कीटाणु मरे या जो भी हमें देखा, वो सब ज़िंदगी हमने बिताई। अभी कुछ पल और है जो हमारे ज़िंदगी में वैक्सीन आ जाएगी और हम सब सुरक्षित महसूस करके बाहर आएंगे, और एक बार फिर मुस्कुराएगा इंडिया। इंडिया क्या मुस्कुराएगा? भारत और विश्व, क्योंकि हमारा परिवार हमारा विश्व है। इसलिए हमारे सनातन धर्म की स्थिति क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा ही हमारा परिवार है। तो हम मनोकामना करते हैं कि पूरा विश्व फिर से खिलखिलाता और मुस्कुराता हुआ वसुधैव कुटुंबकम की तरह वापस से मुस्कुराने लगे। बस यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है, चलो इस शाम का आनंद लें। यहाँ की जो संध्या होती है, संध्या वंदन करते, बहुत सारे लोग संध्या में के टाइम पे घूमने आते, जॉगिंग करते, मतलब बहुत अच्छा शाम, सूर्य डूबता है, सनसेट होता है ना। अच्छा, आनंद लेने के लिए बेनालियम बीच की ओर चले। आप भी चलें, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत और शांत जगह है बेनालियम। दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पता है ना आपको, यहाँ तो गोराई बीच है मुंबई में, पर जाना पड़ा। बड़ा अच्छा लग रहा था। रिसोर्ट से बीच की दूरी कोई 1 किलोमीटर थी, लेकिन जल्द चलने के बाद यह दूरी तय हो नहीं पा रही थी। जल्दी चलने के बाद, जब कभी आप जल्दी में हो ना, जल्दी पहुँचूँ, अरे पहुँच नहीं पाते भाई, जल्दी में लेट होता है। अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक लहरों की आवाज़ सुनाई दी, जो किसी रणभेदी की तरह थी, है ना। रणभेदी, ऐसा लग रहा है सब चिल्ला रहे, शोर मचा रहे, वो रण, लड़ाई हो रही। याद करो वो दिन जब आप पिकनिक के गेट पे पहुंचते और अंदर से आवाज़ आती है, एंजॉय कर रहे होते सब लोग, तो आपको मन आता है जल्दी अंदर जाऊँ, लाइन में क्यों खड़ा हूँ। ऐसा हम सब दौड़ पड़े। सड़क पीछे छूट गई थी, इसलिए रेत पर तेज़ी से दौड़ना मुश्किल था। अच्छा, रेत पे कौन तेज से दौड़ता है? रेगिस्तान का जहाज कौन है? ऊंट। फिर भी धंसे हुए पैरों को पूरी ताकत से उठाकर भाग रहे थे। खूबसूरत समुंदर देखते ही मैं उनसे जाकर लिपट गया, पानी में कूद गया। बोलो सत्यनारायण देव की जय। अच्छा, आगे क्या होता है? इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। छोटे बच्चे ऐसा रेत का घर बनाते हैं ना, छोटा, फिर उसको गिराते हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो छिछोरे लोग, जिसमें रेत में ऐसा दिल बनाते हैं। अरे क्या छिछोरागिरी करते हो, उधर जाके एंजॉय करो ना, दिल बना के फिर पानी आता है, मिटा देता है ना। लहरों का उनका घर गिरा देती है, वो दूसरी लहर आने के पहले फिर नया घर बनाने में जुट जाते हैं। यही क्रम चलता रहता है। मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं है। उम्मीद रखो, वो गिराएगी फिर बनाऊंगा, गिराएगी फिर बनाऊंगा। इससे मुझे याद आया, फलक मतलब होता है आसमान। फलक मतलब क्या होता है? आसमान। फलक को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, फलक को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, और हमें भी जिद है वहीं आशियाना बनाने की। आशियाना मतलब घर। ए फलक, बादल, तू जितना बिजली गिराएगा ना, मैं उधर ही घर बनाऊंगा। और तेरी बिजली गिराने जलाने का काम नहीं करेंगी, रोशनी देने का काम करेंगी साहब, समझे? आगे लहरों उनका घर गिरा देती, इससे हमने बहुत आशावाद असंभव नहीं यहाँ तक पढ़ा। शाम गहराने पर हम किनारे पर बैठ गए, मानो हर लहर कहीं कह रही हो बनने के बाद मिटना ही नियति है, यही जीवन का सत्य भी है। मतलब जो चीज बना है वो मिटेगा। बुद्ध जी, आदि शंकराचार्य गुरु जी,
उन्होंने संस्कृत में लाइन लिखा था ये, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। दिन मपि रजनी सायं प्रातः शिशिर बसंतो पुनरायाता। दिन होगी तो रात होगा, रात होगा तो सुबह होगी, है ना। और शिशिर बसंत आएगा, ऐसे ऋतु भी चेंज होते रहेंगे। काल ही क्रीडत गच्छत्यायु तदपन मुंचत्यासा वायु। काल खाता जा रहा है, पैदा होते जा रहे लोग। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनः पुनः जन्म हो रहा है, पुनः पुनः मर रहे लोग। पुनरपि जननी जठरे सैनम, पुनः पुनः माँ की गोद में खेलना पड़ रहा है। जठरे सैनम, सोते भी जा रहे हम। यह संसार है खल दुष्पर, ये नियति है संसार का। जो आया है वो जाएगा, राजा रंक फकीर। कोई चढ़ जात विमान पर, कोई बांधा जात जंजीर। ये यहाँ जो आया है वो जाएगा, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक नाम फकीर हो, सबको एक दिन जाना है। तो ये नियति हमें वो बता रही है कि जो आया है वो जा रहा है। यहाँ एक मज़ेदार दृश्य ये भी देखने को मिला कि लहरों की आवाज़ के बीच पक्षियों की टी 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 की आवाज़ भी आपका ध्यान आपकी ओर खींच लेती। वो चिल्लाती हैं, पानी के ऊपर उड़ती रहती हैं। दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ बहकर कई अब आई मछलियों का शिकार करने के लिए किनारे पर मंडराते रहते हैं। लेकिन जब तेज़ हवा के कारण एक दिशा में सीधे से नहीं उड़ पाते तो सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं। भाई जोर से हवा आ रही है तो उसमें नहीं उड़ पाते, विपरीत दिशा में हवा चल रही, तो इसके लिए किनारे पर बैठ जाकर सुस्ताते हैं। यहाँ बैठे कुत्तों की इस बात का इंतजार रहता है कि मौका मिलते ही वह इन पर झपट पड़े, लेकिन बेचारे कुत्ते को सफलता कम ही मिल पाती, क्योंकि पक्षियाँ बैठती हैं और कुत्ते जब दौड़ते तो पक्षियाँ क्या करते हैं, टी टी करके उड़ जाती हैं। यह दृश्य सैलानियों का अच्छा मनोरंजन कराता है, जो सैर करने हैं उनका मनोरंजन कराता है। इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, सूर्यास्त हुआ, चंद्रमा की चांदनी में नहाकर समुद्र का नया ही चेहरा नजर आने लगा। चांदनी रात में पानी जो देखने मिलता है, वाह क्या सुंदर है। और अब समुद्र शाह और भयावह दिखने लगा, डरावना और शाह, सांवला कलर दिखने लगा, नीला कलर। अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। वैसे घूमने फिरने के लिए यहाँ बाइक भी किराए पर मिलती है, ऐसे चीज़ मिल जाते हैं, उन पर ही घूमने का मज़ा भी आता है। लेकिन बच्चों के कारण हमने बस मुनासिब समझा, मतलब अच्छा समझा। यहाँ सी फूड की अधिकता होने के कारण सरकारी पर्यटक के सुस्वाद भोजन की समस्या से दो चार होना पड़ता है। अब यहाँ पे सुस्वाद भोजन जैसा सुंदर स्वाद भोजन की समस्या नहीं हो पाती, तो दो चार इधर उधर होना पड़ता है। काफ़ी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत खुल गई, क्योंकि वहाँ पे बहुत फॉरेन बाहर के लोग, सबको अलग अलग ऐसा अजीब, थोड़ा सा ढंग का खाना मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। और जेब तो खाली हो गई भाई, ढीली हो गई भाई, गोवा गए हो तो पैसा बचेगा। यह समस्या हमें पहले से पता थी, इसलिए हम अपने रिसोर्ट में स्यूट में उपलब्ध किचन में ही भोजन करते। जो हमारे रिसोर्ट के स्यूट में होता था भोजन, उसी में क्या करते थे, हम खाना खाते थे किचन में। सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुँचे। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच हैं, लेकिन प्रमुख 7-8 हैं। मेन क्या है, 7-8 बीच हैं। वैसे 40 है बट 7-8 बीच क्या है, बहुत अच्छा है, घूमने लायक। अंजुना बीच नीले पानी वाला, पथरीला, बहुत ही खूबसूरत है। इसके एक और लंबी सी पहाड़ी है जहाँ से बीच का मनोरंजन दृश्य देखा जा सकता है। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। नीले पानी काले पत्थरों का पछाड़ खाता रहता है और पानी से काट काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं, जिससे ये पत्थर कमज़ोर हो गए। साथ ही समुद्र के काफ़ी पीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच में पानी भर गया है। इससे वहाँ कई ने अपना घर बना लिया है, बहुत सारे लोग ने वहाँ पे घर बनाए। फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है, लेकिन संघर्षों में ही जीवन है। संघर्ष जब खत्म तो जीवन खत्म। इसलिए यहाँ घूमने का भी अलग ही आनंद होता है। जैसे आपका तुंगा रिजर्व से वहाँ पे भी थोड़ा सा डर लगा रहता है। यहाँ युवाओं का दल, मतलब ग्रुप, तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है, लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटक का ध्यान अपने बच्चों के खतरों से सावधान रहने के लिए दिशा निर्देश देने में ही लगा रहता है। ए बेटा उधर मत जाना, ऐसा मत करो बेटा, ये सारी चीज़ें में उनका मन लगा रहता है कि भाई बेटा तुम इधर जाओगे चोट खा जाओगे, ना 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 बेटा उधर नहीं जाना। ये सारी चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। और हम जैसे टीचर्स भी जाते तो बच्चे लोग का ध्यान देना पड़ता है जो साथ में गए होते हैं। तो वही सारी चीज़ें जो टीचर्स को ध्यान देना पड़ता है।
मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए भी मेनालिया बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य है, दोनों का अलग अलग सुंदरता है। मेनालियम बीच रेतीला तथा उथला था, खुदरा और रेतीला था। यह मछुआरों की पहली पसंद थी। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि इतनी सारी मछलियाँ स्थानीय बाज़ारों में ही बेची जाए, वहीं पे ही बिक जाती हैं, क्योंकि बाहर से बहुत सारे लोग आते तो खाते पीते हैं ना भाई। इसका निर्यात, आयात होता है एक निर्यात, निर्यात मतलब एक्सपोर्ट, आयात मतलब इंपोर्ट। निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता, एक्सपोर्ट इसका नहीं किया जाता। इसके विपरीत अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है। यह बॉलीवुड की पहली पसंद है, यहाँ पे शूटिंग वगैरह होती है, यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है। दोनों बीच व्यावसायिक हैं, मतलब व्यापारिक जैसे व्यवसाय धंधा करने के योग्य हैं, पर मूल अंतर व्यवसाय की प्रकृति का है। इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी शहर देखते हैं। पणजी जो शहर है राजधानी, वहाँ पे हम घूमते रहे। घूम फिर कर शाम को हम कलिंगवुड बीच पहुँचे। यहाँ काफ़ी रेतीला और गोवा का सबसे लंबा बीच है, जो 3 से 4 किलोमीटर तक फैला है। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं, यही कारण है कि यह स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र है, धंधा करने का केंद्र है, अड्डा है। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट होते हैं, जिनमें कुछ तो हैरतअंगेज पता है, कुछ तो हैरतअंगेज है और जिन्हें देखने में आनंद आता है, मतलब थोड़ा सा हैरान करने वाले हैं। आप भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग में ही आया। पैराग्लाइडिंग जो खेल होता है उसमें आया। काफ़ी ऊंचाई से अथाह जल राशि, बहुत ज़्यादा पानी भरा था। देखना जितना विस्मयकारी लगा, बहुत अचंभा लगा, उतना ही भयावह भी, उतना डरावना भी। दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज हवा और रस्सियों से हवा में लटकते हम यानी मैं और मेरी पत्नी दोनों डर भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे, है ना, कि इतना दूर है। डर इस बात का था कि छूट गए तो समझो गए, और खुशी इस बात की थी ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा, सचमुच अद्भुत। यहाँ हम 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या रही। सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना और दिन भर घूम फिर कर थक कर शाम को रिसोर्ट आना, थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना। एक दिन कोलवा बीच पर हमने बोटिंग का भी आनंद लिया। बोटिंग नाव छोटा सा चलाते हैं ना नाव। यहाँ हमने डॉल्फिन मछलियाँ देखी, जो डॉल्फिन होती है आपने देखा होगा। हालांकि ये छोटी थी, पर बच्चों के आनंद लिया बच्चों ने। बड़ी मछली होती तो भाई जा नहीं सकते थे। इस दौरान यहाँ नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। नवरात्रि 9 दिन की माता जी की नवरात्रि होती है, और दशहरा रावण को राम जी उस दिन मारते हैं। विजयदशमी कहलाती है वो। यहाँ हमने डॉल्फिन मछलियाँ देखी, ये सब सारी चीज़ हो गई। यहाँ सौभाग्य मनाने का प्राप्त हुआ। उत्तर भारत में जिस तरह हमारे उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना होती है, आपने मुंबई में भी देखा होगा। वहाँ पे मूर्ति लाई जाती है और लड़कियां द्वारा गरबा मनाया जाता है, और फिर 9वें दिन हवन करके कन्या खिलाया जाता है, 9 कन्याओं को, तथा लड़कियों को गरबा पर मनाया जाता है। ऐसा यहाँ भी होता है। रावण का पुतला भी नहीं जलाया जाता, रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता है ना। वहाँ पे सुबह से लोग अपने वाहनों की सफाई कर पूजा करते हैं, और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर ले जाती है। इसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियां तोड़कर एक दूसरे लोग को बधाई देते हैं। वो हमारा स्टैंड लोग देते हैं ना, याद है आपको, एक छोटा ऐसा पत्ती पान के ऐसा रहता है, वो देते हैं। उस सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। संस्कार और सांस्कृतिक अपने धर्म के हिसाब से सबकी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। उसके हिसाब से सब लोग अपना क्या करते हैं, अपने धर्म का निर्वहन करते हैं। इतने कम दिनों में मैं गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाया, पर इतना ज़रूर समझ गया कि पश्चिम फैशन मतलब वेस्टर्न कल्चर और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद, वहाँ पे वेस्टर्न लोग आते हैं, अपना कल्चर उसी में सब फैले हुए हैं, फॉरेन का कल्चर है, रचा है उसमें, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय संस्कृति को, भारतीय सभ्यता को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए, पूरी तरह से निभाए हुए उसी संस्कृति में है कौन, गोवा। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाएं हों, लेकिन स्थानीय लोग अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अब भी पकड़े हुए हैं।
अपने संस्कार, अपने धर्म, अपने मजहब को नहीं भूले। पश्चिमी फैशन, वेस्टर्न कल्चर, इससे याद है मुझे एक चीज़। एक व्यक्ति ने कहा था, व्यक्ति क्या, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जब जब हम वेस्टर्न कल्चर अपनाते, भारतीय संस्कृति विश्व गौरव और विश्व गुरु कहलाता है भारत, अगर भारत वेस्टर्न कल्चर अपनाए, फॉरेन का कल्चर जो वेस्टर्न कल्चर है वो अपनाए, तो उन्होंने कहा था वेस्ट में जब सूर्य जाता है तो सूर्य डूब ही जाता है। मतलब अगर आप वेस्टर्न कल्चर में जाए ना तो आपका पतन हो गया। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ और ये कुछ आपके शब्द संसार हैं जो इसमें मीनिंग लिखे हुए हैं, पढ़ लेना। नीचे आपका कुछ क्वेश्चन वगैरह है वो देख लेना। इसी के साथ मुस्कुराते रहिए भाई और पढ़ते रहिए थोड़ा थोड़ा। घर पे यार थोड़ा तो एंजॉय करके पढ़ो, जब दिल करे ना तो थोड़ा कहीं मूवी वगैरह भी देख लो यार, ऐसा मना नहीं है, मूवी भी देख लो, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है ना। खाना अगर ज़रूरी है तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप पढ़ोगे तो अच्छा नंबर लाओगे, अच्छा नंबर लाओगे तो अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे, साथ में हमारा भी नाम रोशन होगा कि भाई उन्होंने पढ़ाया था। तो यही है, आपसे हम हैं और हमसे आप हैं। इसी के साथ हमें विदा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। और आप सब मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने घर पर रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।